मेरी कहानी अब वहीं से शुरू होती है जहाँ से सिलसिला टूटा था। अब ये लेट 90s में जब हम दाखिल होते हैं तो एक उदासी का वक्त है मुझ पे, और मैं खासा उदास रहने लगा था उन दिनों। अच्छा, यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि उदासी, यूँ तो उदासी का सबब ये होता है कि आप कि कोई नाकामी हो, आप नाकामी का सामना करना पड़े, या कोई रंज मिले, दुख मिले किसी से, या खुद, तो आप उदास हो जाते हैं। लेकिन मेरा मुशाहिदा और तजुर्बा ये है कि ज़्यादातर अक्सर उदासी का कोई सबब नहीं होता। ये एक अजीब गरीब बात है। आप बैठे रहते हैं और आप ऐसे बैठे बैठे आप एक बोर्डम का शिकार हो जाते हैं। कुछ ना करने को जी चाहता है, एक बेचैनी सी होती है, और आप उन सवालों का जवाब ढूंढ रहे होते हैं जिनका जवाब हासिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आ, एक शदीद उदासी का वक्त था मुझ पे, और मैं सोचता था कि आगे क्या होगा। अम, मैंने अभी कुछ दिन पहले आर्ट्स काउंसिल में एक ड्रामा, एक थिएटर प्ले किया था। मोनोलॉग था, इसका उन्वान था जॉन और मैं और जॉन एलिया यानी मेरे। और उसमें मैंने एक लाइन कोट की थी। अब ये गालिबन जॉन पॉल साख्त या सार्थर की किसी मजमून या किसी नावल से, ये किसी कहानी से ये लाइन मैंने पढ़ी थी 90 की दहाई में। मुमकिन है किसी और की हो, लेकिन मुझे सार्थ के हवाले से याद है। उसमें मैंने कहीं पढ़ा था कि आफ्टर 30 मैन इज़ अ बैक नंबर। 30 बरस के बाद आदमी पीछे की तरफ चल पड़ता है। और मैं मेरे मुझ में एक अंडर अचीवर होने की, ये बहुत ही मटीरियलिस्टिक सी बात है, लेकिन अंडर अचीवर होने की एक एहसास था कि मैंने ज़िंदगी में कोई तीर नहीं मारा था, कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया था, और मैं अपने आप को कोई शय समझता था, ज़ाहिर है जो गलत था, कि भाई मैं कुछ कर पाऊंगा। और मुझ में ये बात मुझे तंग करती थी कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ज़िंदगी मेरी एक डायरेक्शनलेस, किसी दिशा के बगैर चल रही है। और उन दिनों वालिद मेरे सऊदी अरब में काम कर रहे थे, बस आने वाले थे, शायद उन्हीं दिनों की बात है। तो कोई ऐसा भी नहीं था जिससे बात की जा सकती थी, कोई बड़ा, कोई बुज़ुर्ग। जॉन एलिया साहब के पास मैं जाता था, लेकिन जॉन साहब, उनके पास एक हल्का अहबाब अक्सर होता था और रश रहता था, तो उनके मद्दाहों का और उनके यारों का। और ये भी बता दूं कि मेरी और जॉन साहब की का जो ये ज़ोडिएक साइन है, जो सितारा है, वो एक ही है। तो हम यूँ समझिए कि एक तरह का, यानी कोई हल भी नहीं होता ऐसे लोगों के पास एक दूसरे के लिए। उन मैं बहुत, फिर किताबें बहुत काम आती थी। शेक्सपियर का जो मैं आशिक हुआ, वो मैंने उन दिनों बहुत पढ़ा। ख़ास तौर पर हैमलेट की कुछ लाइंस और कुछ सोलिलोक्वीज़ मैं बार बार पढ़ता था। एक तारीख दौर था, एक डार्क पीरियड जिसे कहते हैं। उसमें मुझे हैमलेट की जितनी सोलिलोक्वीज़ थी वो मैं दोहराया करता था अकेले में बैठ के, फ़ज़ा में तकते हुए। गालिब को पढ़ता था। शायरी ने मेरा बहुत बहुत सहारा दिया है मुझे, शायरी ने ज़िंदगी में। मैं फ़िक्शन से ज़्यादा शायरी को अरफा अदब समझता हूँ, आला अदब समझता हूँ। क्योंकि ज़िंदगी फ़िक्शन से ज़्यादा, जो नावलों में और अफसानों में आप पढ़ते हैं, ज़िंदगी उससे ज़्यादा अजीब है, उससे ज़्यादा ताज्जुब, यानी हैरत में डाल देने वाली शय का नाम है ज़िंदगी। तो जो नावल है वो आपको, वो अगर उस तहरीर उसकी अछूती नहीं है, तो वो कोई गैर मामूली काम नहीं करता नावल मेरे नज़दीक। मैं खुद भी नवेला लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, लेकिन मेरे ख़्याल में वो ज़बान का खेल है। लेकिन शायरी, चूँकि आप शायरी को, ये शर्त नहीं होती कि शायरी को समझा जाए, समझा भी जाता है, लेकिन ये शर्त नहीं होती। आप शायरी को का जो रिदम है उसको महसूस करते हैं, और वो आहंग जो है, और किसी हद तक मौसीकी में भी ही राज छुपा है। वो आहंग आपको छूता है और आपको कहीं आपकी तबीयत में गुदास पैदा करता है। तो शेक्सपियर मैंने बहुत पढ़ा उन दिनों, गालिब बहुत पढ़ा, और जॉन साहब
کو بہت پڑھا. جان صاحب کی شاعری بھی اسی طرح کی شاعری, یعنی وہ ان دنوں ان کا ایک شعر بہت مشہور تھا, روح پیاسی کہاں سے آتی ہے, یہ اداسی کہاں سے آتی ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے کہ یہ اداسی آتی کہاں سے ہے, اور جب یہ وقت ہو تو پڑھیں. اور اگر آپ میں اب یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ روحانیت کتنی ضروری ہے, اس کا بھی ہونا لازمی ہے زندگی میں کسی نہ کسی سطح پر. اب میں چونکہ ایک مڈل کلاس گھرانے میں, بلکہ لوور مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوا تھا, تو میرے جو خیالات تھے وہ بھی ہوتا یہ ہے کہ ایک سطح پر آپ ساری زندگی آپ کچھ بھی کر جائیں, کوئی نام کما لیں, پیسہ کما لیں, کسی مرتبے پہ کسی رتبے پہ پہنچ جائیں, آپ کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ آپ کا ساتھ چھوڑتی نہیں ہے آج تک. اور یہ میں فخر سے کہہ رہا ہوں, یعنی یہ چھوڑنا بھی نہیں چاہیے اس کو. وہ سارے تجربات ساتھ ساتھ چلتے ہیں, تمام تجربات زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور چلتے رہنا چاہیے انہیں سب تجربات سے جو آپ حاصل کرتے ہیں. مڈل کلاس ہونے کے ناطے میں نے بالکل میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں ایک بار چونکہ ولایت لندن جا چکا تھا, تو میں لندن چلا جاؤں مستقل. ہاں, اور یہ میں عجیب سی بات بتا رہا ہوں, اور بالکل میرے ذہن میں یہ تھا کہ لندن چلا جاؤں مستقل بنیاد پر, اور وہاں جا کے شادی کر لوں اور وہاں رہنا شروع کر دوں, اور کتابیں لکھوں, اور شعر لکھوں, اور نظمیں انگریزی اور اردو میں لکھوں, اور کہانیاں لکھوں, اور مشہور ہو جاؤں. یہ بھی ایک فیکٹر تھا. یہ خیال میرے ذہن میں آیا, اور میں نے سوچا کہ ایک بار میں ولایت جا چکا ہوں تو دوسری بار جانے میں دقت نہیں ہوگی. شاید اس طرح میری اداسی بھی کم ہو جائے. میری اپنی یوں سمجھیے کہ جو ایک بات یہ بھی ہوئی تھی, شیئر کر دوں, اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کہ جو میری اپنی ایک جو رومانٹک زندگی تھی اس میں بھی ایک ہلکا سا مجھے دھچکا سا لگا تھا, جس کا میں خود ذمہ دار تھا. اور تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے. اور یہ اب میں یہ قسط کا اختتام یہی کرتا ہوں کہ ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں سے میں چلا جاؤں لندن. وہ لندن جب میں ایک بار گیا تو لندن مجھے بہت پسند ہے. میں اس کے بعد کئی بار جا چکا ہوں, اور لندن جیسا شہر, مجھے کراچی سے عشق ہے یا اگر کسی دوسرے شہر سے عشق ہے تو وہ لندن ہے. یہ سوچتا رہا. کسی سے عہد و پیما کر نہ رہیو, تو اس بستی میں رہیو پر نہ رہیو, سویرے ہی سے گھر آ جائیو, آج ہے روزے واقعہ باہر نہ رہیو. ہمارا عمر بھر کا ساتھ ٹھہرا, سو میرے ساتھ تو دن بھر نہ رہیو. نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر, جہاں رہیو وہاں اکثر نہ رہیو.